ओके सो कुछ टॉपिक्स है आपके जैसे कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें इसमें हम लोग निकालते हैं, जैसे हम लोग बाकी सारे में एफसीसी वगैरह में निकाला था, इसमें भी हम लोग यही कुछ चीजें निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि हमारा एचसीपी होता क्या है ना। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस फिगर, दिस इज द फिगर ऑफ अ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब ये फिगर को थोड़ा सा अच्छे से विजुअलाइज कर, कैसे देखो, यहाँ पे आपको एक लेयर दिख रहा होगा नीचे का, है ना। ये नीचे का लेयर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब नीचे का लेयर अगर आप देखो, हर कॉर्नर पे एक एक एटम्स रखे हुए हैं, क्या है, हर कॉर्नर पे एक एक एटम्स रखे हुए हैं, जहाँ यहाँ पे ग्रीन कलर के एटम्स आपको दिख रहे हैं, है ना। एंड ठीक उसके बीच में एक ब्लू कलर का एटम रखा हुआ है। यू कैन सी दिस दिस थिंग रिप्रेजेंट्स अ सिंगल प्लेन। ये नीचे वाला जो फेस है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंगल थिंग, ठीक है। ओके, जिसमें 5 कॉर्नर में एटम्स है एंड एक ठीक बीचों बीच में है। ओके, अब उसके बाद देखो, हाँ उसके बाद देखो जो आपका, ओके साउंड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है देखो, जो रेड कलर के 3 एटम्स आपको दिख रहे हैं इस फिगर में, पहले वाले फिगर में, तो सेकंड वाले फिगर में देखो ये रेड कलर के एटम्स ठीक इसके ऊपर रखे हुए हैं। अब वन थिंग टू रिमेंबर हियर कि ये जो 3 एटम्स ये कॉर्नर्स पे, ना ही कॉर्नर्स पे है ना ही मिडिल पे है, ये आप समझो ये तीनों जो एटम्स है रेड कलर वाले ये बिल्कुल यूनिट सेल के अंदर है, मतलब इनके पूरे पूरे कंट्रीब्यूशन लग रहे हैं। जैसे बॉडी सेल में था पूरा अंदर था, सिमिलरली ये तीनों एटम्स क्या हो रहा है, ये तीनों एटम्स यूनिट सेल के पूरा पूरा अंदर है। ऐसा नहीं कि कुछ पोर्शन बाहर कुछ पोर्शन अंदर, ऐसा नहीं है जैसे कि कॉर्नर्स के टाइप पे केस पे होता था, है ना। ये तीनों क्या है, पूरा पूरा अंदर है, तो इनका फुल कंट्रीब्यूशन है ये तीनों का। ओके, सिमिलरली जैसे नीचे वाला बोला था ऐसा ही सेम एक ऊपर भी है जहाँ पे 5 कॉर्नर एटम्स और एक ब्लू वाला मिडिल एटम, ठीक है। आई होप कि ये एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ क्या प्लेस है। ओके, अब देखते हैं एक चीज, देखो ध्यान से, अभी अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर का एटम है नीचे आपको दिख रहा होगा, ये जो प्लेन है इसको आप देख सकते हो, एकदम नीचे वाला, एकदम फर्स्ट फिगर में नीचे वाला जो प्लेन है इसमें आप देख सकते हो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ये डिवाइडेड है, ये पूरा प्लेन, ठीक है, दिख रहा है आपको, 6 ट्राइंगल्स पे डिवाइडेड है पूरा प्लेन और ईच ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एकदम बीच में क्या है, ब्लू वाला एटम है एंड साइड में ग्रीन वाला एटम एंड इस साइड में ग्रीन वाला एटम, ठीक है। तो ये ब्लू वाला एटम और ग्रीन वाले एटम के बीच का जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, वो मान लो ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये दोनों ग्रीन एटम के बीच का भी डिस्टेंस ए हो जाएगा और ये ब्लू और ये ग्रीन एटम के डिस्टेंस बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ए। ये तीनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ए। समझ में आ गया? ओके, ये एक ट्राइंगल का मैंने बता दिया। यहाँ पे अगर आप दूसरे वाले फिगर पे देखो तो ये देखो ब्लू कलर वाला एटम, ग्रीन कलर एटम, ग्रीन कलर एटम, ठीक है। इन तीनों के बीच एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जैसे कि यहाँ पे, एंड ये ट्राइंगल क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों का साइड क्या है, इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए। ओके, अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इधर भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, कहाँ, ये जो पीछे रेड वाला एटम दिख रहा होगा उसके साथ मिला के हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। क्या करेंगे ध्यान से समझो, सबसे पहले ये समझ लो कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और तीनों साइड कितना है, ए के बराबर है, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल। ओके, इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग मान लेते हैं ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है, ये हाइट मेरा सी है। अब हमारा टास्क रहता है कि भाई हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली लैटिस कांस्टेंट जो होता है हमारे ए और जो हमारा रेडियस होता है उसके बीच में एक रिलेशन लाते हैं। अब उस रिलेशन के लिए ध्यान से देखो कि भाई ये जो दो कॉर्नर एटम्स आपको दिख रहा है ना, ये जो दो कॉर्नर ग्रीन कलर के एटम्स दिख रहे हैं, ये दो ग्रीन कलर के एटम सेकंड फिगर में दिख रहा है, ये दोनों एटम को अगर मैं देखूं तो भाई इन दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस ही ए है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक की तरह कुछ हो जाएगा कुछ हद तक, कि भाई ये आर और ये आर दोनों मिला के ए है ना। समझ रहे हो ना, इधर एक ग्रीन कलर का एटम रखा है, इधर एक ग्रीन कलर का एटम रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आर आ रहा है, इसका आर आ रहा है और दोनों आर मिला के ये ए हो रहा है। ओके, इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया, मेरा ए इज इक्वल्स टू 2r आ गया। अब हमको क्या टास्क है, हमारा टास्क है कि भाई ये
सी और ए का एक रिलेशन निकालना है ना, क्योंकि सी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, सी भी एक फैक्टर है यहाँ पे, है ना। तो C और A के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये नीचे वाला जो ट्राइंगल जो मैंने बोला था इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पे हमने ले लिया। दिस कॉन्सिस्ट्स ऑफ दिस ब्लू कलर वाला एटम एंड दिस टू ग्रीन कलर वाले एटम्स, है ना, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड वी आर टेकिंग वन एटम, वन रेड एटम जो कि एकदम ऊपर है, इसके ऊपर है। अब कैसा है दिखने में, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा ही है, रेड कलर वाला एटम ऊपर है और ये मेरा ग्रीन कलर का दो एटम और ब्लू एटम मिला के एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अब इसको हमने एक नाम दे दिया PQR। क्या नाम दे दिया इस ट्राइंगल को, PQR। ओके, अब रेड कलर के एटम को भी हमने एक पॉइंट दे दिया, दैट इज आर पॉइंट नंबर S। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमको C और A में रिलेशन निकालना है। तो ध्यान से देखो C क्या है मेरा, C अगर आप ध्यान से देखो, ये रेड एटम, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ, ये देखो जैसे ये मेरा ब्लू एटम था, है ना, ये मेरा ग्रीन एटम था, ये मेरा ग्रीन एटम था, यही था मेरा PQR, है ना, ये मेरा PQR था। ओके, अब यहाँ पे मैंने रेड वाला एटम ले लिया, ये मेरा क्या है, ये मेरा रेड वाला एटम है, ये मेरा रेड वाला एटम है। ओके, अब ध्यान से देखो, ये C जो मैंने पूरे हाइट का लिया था, है ना, ये तो मेरा ये था, ये डिस्टेंस था C, है ना, ये रेड वाला बीच में है एंड ऊपर आप बोल सकते हो ये ब्लू वाला एटम और ये ब्लू वाला एटम का जो डिस्टेंस था, ये पूरा डिस्टेंस हमने C लिया था। इफ यू रिमेंबर, अगर मैं फिर से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा हाइट मेरा C था और ये रेड कहाँ आ रहा है, ये ठीक इसके बीचों बीच आ रहा है, ये रेड वाला एटम ठीक बीचों बीच आ रहा है, ये जो मेरा ब्लू कलर एटम यहाँ पे एंड ये जो मेरा ब्लू कलर एटम, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मेरा C है, जहाँ पे ये रेड वाला एटम ठीक बीचों बीच आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि भाई ये अगर ठीक बीचों बीच आ रहा है तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरा C/2। समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ से मेरे को एक C/2 मतलब C का फैक्टर मिल रहा है, इसलिए मैं ये वाला ले रही हूँ। ठीक है, अब मेरे को निकालना है, क्या निकालेंगे, देखो क्या निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, दोनों ही समझेंगे ताकि हमको याद रहे। अब इतना समझ में आ गया C/2 डिस्टेंस कौन सा है। हमने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच ऑफ साइड A, एक रेड कलर वाला एटम लिया, जहां से मेरे को पता है रेड कलर का एटम और ठीक नीचे का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो C/2 है। रेड कलर का एटम और ठीक नीचे का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो C/2 है, क्योंकि पूरा क्या है, पूरा वाला C है पूरा, और इसका आधा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा मेरा C/2। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, देखो ये मेरा हो गया, है ना, PQR मैंने ले लिया, ये मेरा पॉइंट S है। अब हम क्या करेंगे, अब हम R से इस QP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट R से इस QP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया एंड हमने नाम दे दिया इसको RX। ओके, अब RX का वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं, हमको पता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 60 डिग्री होगा, है ना। अब हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे ये छोटा सा एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ये पूरा एंगल मेरा 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ये पूरा एंगल अगर 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्या मैं निकाल सकती हूँ, अब क्या मैं निकाल सकती हूँ, हाँ मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया एंड साथ में मेरे को ये एंगल भी पता है, बस मैं cos थीटा लगा के निकाल सकती हूँ RX का वैल्यू। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, तो यहाँ से मेरा cos 30 कितना आ जाएगा, cos 30 मेरा आ जाएगा बेस, दैट इज माई अगर मैं, हाँ क्योंकि मेरा ये एंगल है तो मेरा बेस हो जाएगा RX, तो cos 30 हो जाएगा RX डिवाइडेड बाई RP, दैट इज हाइपोटेन्यूज, RP इज A एंड RX हमको निकालना है। cos 30 का वैल्यू हमको पता है, यहाँ से हमको RX मिल गया A√3/2, RX का वैल्यू हमको मिल गया A√3/2। ओके, अब हमको एक और चीज पता होता है कि एक ट्राइंगल जो होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। क्योंकि ऐसा है तो फिर अगर मैं मिड पॉइंट को y बोलती हूँ, मतलब ये मीडियन का, तो फिर मेरे को पता है ये RY क्या हो जाएगा, ये RY हो जाएगा 2/3 ऑफ RX, है ना, RY क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ RX एंड XY क्या हो जाएगा
1/3 ऑफ आर एक्स, क्योंकि ये 2:1 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मेरा आर वाई क्या हो गया, सिंपल चीज है, मेरा आर वाई हो गया 2/3 ऑफ द होल आर एक्स, है ना, 2/3 ऑफ द होल आर एक्स। तो यहाँ से मेरे को आर वाई का वैल्यू आ गया मेरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एस वाई को और एस आर को जोड़ देंगे। अब सबसे पहले हमने क्या किया, आर एक्स का वैल्यू निकाला, विद द हेल्प ऑफ आर एक्स हमने आर वाई का निकाला। अब आर वाई हमने क्यों निकाला, अभी समझ में आएगा, ध्यान से देखो। हमको पता है एस वाई कितना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि एस वाई जो हाइट है दैट इज हाफ ऑफ सी, है ना। सी कितना है, अगर मैं रेड वाले का ऊपर ले जाऊं तो मेरा ब्लू वाला आइटम आ जाएगा ना। इस पहले वाले फिगर में देखो, ये रेड वाला आइटम ठीक बीचों बीच है, तो रेड वाले को अगर मैं ऊपर ले जाऊं मतलब ये पूरा डिस्टेंस मेरा सी हो जाएगा, तो ये आधा डिस्टेंस मेरा c/2 हो जाएगा, राइट। ये c/2 समझ में आ गया, है ना, ये आधा डिस्टेंस मेरा c/2 हो जाएगा। तो इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई ये जो एस वाई है वो कितना है, दिस एस वाई इज नथिंग बट माई c/2। दिस आर वाई आई हैव फाउंड आउट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। एंड दिस आर एस क्या है, ये जो आर एस है इसका वैल्यू भी क्या है, ए है। आर एस का वैल्यू भी क्या है, ए है ना। तो क्योंकि मेरा आर एस का वैल्यू ए है, ठीक है, आर वाई का वैल्यू एक न्यूमेरिकल आ गया, है ना, एस वाई का वैल्यू क्या आया मेरा c/2। इसका मतलब मेरे को c का फैक्टर भी मिल गया, a का फैक्टर भी मिल गया। अब मैं c और a में रिलेशन निकाल सकती हूँ, कैसे, अभी मैं यूज करूंगी मेरा जैसे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या लिख सकती हूँ, आर एस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। बस यहाँ से मेरा एस वाई कितना है, एस वाई इज c/2 एंड आर वाई कितना है, आर वाई मैंने निकाल लिया यहाँ से, तो मैंने दोनों को स्क्वायर कर दिया, बस मेरा यहाँ से c/a का वैल्यू आ गया √8/3, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपका c/a का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, √8/3। समझ में आ गया, ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। अब हमको निकालना है नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। हमको क्या निकालना है, अभी हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से पहले एक चीज देखो, नंबर ऑफ यूनिट एटम्स पर यूनिट सेल निकालते हैं, है ना। हमने अभी बस c और a के बीच में एक डिस्टेंस निकाला, एक फॉर्मूला एक वैल्यू निकाला, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग एक बार काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। उसके लिए एक बार HCP का ये फिगर देखो, है ना, ध्यान से देखो। ये आपको दिख रहा होगा कि भाई मैंने क्या किया, ऐसे 3 यूनिट सेल है इधर, है ना, और जो मेरा एटम है, एक एटम को मैंने ठीक इसके बीच में ऐसे करके रख दिया, है ना। अब मेरे को क्या एक चीज दिख रहा है कि इस एटम का आधा पार्ट मेरे इस 3 एटम को टच कर रहा है, इस पूरे एटम का सिर्फ आधा पार्ट मेरे 3 यूनिट सेल को टच कर रहा है। ये समझ में आया, अगर ये समझ में आया, अगर ये समझ में आया कि अभी हमको क्या समझ में आया यहाँ से कि भाई मेरा इधर अगर 3 यूनिट सेल है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 यूनिट सेल को मेरा जो एटम है उसका आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा बाहर है, आधा हिस्सा मेरा बाहर है, आधा हिस्सा मेरे को नहीं देखना, मेरा आधा पार्ट ये तीनों एटम को, ये तीनों यूनिट सेल को टच कर रहा है। ये अभी दिख गया, ओके। इसके बाद आपको क्या दिखा, ध्यान से देखो, ठीक है, ये दिख गया, है ना, इसका आधा हिस्सा तीनों यूनिट सेल को टच कर रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा, एक यूनिट सेल को कितना टच करेगा, 3 यूनिट सेल को आधा हिस्सा टच कर रहा है। तो फिर अगर मैं बोलूँ कि भाई 3 यूनिट सेल को मेरा आधा हिस्सा टच कर रहा है, मतलब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ हो गया, है ना, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से हाफ हो गया। अब एक यूनिट सेल को कितना टच करेगा, ध्यान से देखो, अगर 3 यूनिट सेल को आधा कर रहा है तो एक यूनिट सेल को कितना टच करेगा, ये वाला पार्ट, ये जो भी रेड वाला शेड पार्ट दिया, ये एक यूनिट सेल को टच कर रहा होगा। और हमको निकालना तो यही होता है ना, सबसे पहले हम एक यूनिट सेल में एटम का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, अगर 3 यूनिट सेल को आधा हिस्सा टच कर रहा है तो एक यूनिट सेल को कितना टच करेगा, एक यूनिट सेल को आधा, तो भाई तीनों यूनिट सेल को टच कर रहा है, ये पूरे आधा हिस्से का इतना हिस्सा मेरे को निकालना है। तो आधा हिस्सा को अगर 3 यूनिट सेल टच कर रहा है तो एक यूनिट सेल कितने को टच करेगा, आधा इंटू 1/3, है ना। ये समझ में आया, अभी फिर से एक बार देखो, ये 3 यूनिट सेल को ये आधा हिस्सा टच कर रहा है, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया हाफ।
उसके बाद भी मेरे इन 3 यूनिट सेल में से सिर्फ ये पार्ट मेरे को निकालना है कि भाई इतना हिस्सा कितना है। तो इतना हिस्सा तीनों में से अगर मैं एक का मांगू तो भाई 1/, टोटल हो जाएगा 1/3, है ना, 1/, टोटल हो जाएगा 1/3। और इसका भी आधा पोर्शन था तो मैं हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, हाफ इंटू 1/3 मेरा हो जाएगा 1/6। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/6। आई होप मैं ये समझा पाई हूँ। एक बार फिर से देख लो। जब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, ये मेरा एटम है जिसको मैंने ठीक बीच में रख दिया, इसका आधा पोर्शन मेरे 3 यूनिट सेल को टच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से मेरा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हाफ आ चुका है। अब इस हाफ का मेरे को देखना है कि भाई तीनों यूनिट सेल में से एक यूनिट सेल कितना टच कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी, सबको हटा दूंगी और भाई इतना पोर्शन दे दूंगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा, अगर 3 यूनिट सेल इसको टच कर रहा है तो 3 यूनिट सेल में से एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन 1/3 आ जाएगा। एंड ऑलरेडी हम हाफ का ढूंढ रहे हैं तो हाफ इंटू 1/3 हो जाएगा, है ना, हाफ इंटू 1/3 हो जाएगा। डन। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा कि भाई जो टोटल कंट्रीब्यूशन एक एटम का, जो टोटल कंट्रीब्यूशन एक एटम का आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक एटम का टोटल कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल आ रहा है 1/6। अब टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, अब जब हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं कॉर्नर एटम्स का अलग कंट्रीब्यूशन आता है, बेस एटम्स का अलग कंट्रीब्यूशन आता है। और कहाँ पे है, एकदम मिडिल में है ना, एकदम मिडिल में, इन तीनों पार्ट में ही एटम्स है ना। अब कॉर्नर्स में टोटल कितने कॉर्नर्स है, ध्यान से देखो टोटल कितने कॉर्नर्स है, ऊपर 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 और नीचे 6। कॉर्नर्स में टोटल 6 है, तो 6 है और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/6। ठीक है, 6 इनफैक्ट 6 नहीं है आई थिंक, हाँ 6 है तो 12 हो गए ना, नॉट 6, 6 हो गए तो 12 हो गए। ऊपर वाले फेस में 6, नीचे वाले फेस में 6, तो टोटल मेरे 12 हो गए। तो 12 इंटू 1/6। ठीक है, फेस में कितना है, फेस में तो भाई एफसीसी में ही हमने दिखाया था, है ना। फेस में क्या होता है भाई, जैसे ये आधा इधर होता है आधा इधर होता है, एक कॉर्नर वाली बात नहीं है। फेस मतलब एकदम बीचों बीच है, तो इसको अगर मैं साइड व्यू से देखूँ तो मतलब आधा हिस्सा इधर है आधा हिस्सा इधर है, ऐसे होता है ना। और फेस वाले एटम्स कितने हैं, 3 है ना, सॉरी 2 है, ऊपर एक है नीचे एक है ना, ऊपर एक है और नीचे एक है फेस वाले, तो 2 है। तो इसका मतलब 2 इंटू कंट्रीब्यूशन हाफ, है ना। मिडिल में स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये तीनों आइटम्स पूरे पूरे अंदर है, तो इनका कंट्रीब्यूशन पूरा पूरा काउंट होगा। कितने हैं टोटल, 1 2 3। ठीक है, तो अभी अगर मैं इन तीनों कंट्रीब्यूशन को जोड़ूं तो मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, है ना। 6 इंटू 2, इधर 2 से 2 चला गया 3, कितना आया 3 4 5 6। तो टोटल मेरे को जो कंट्रीब्यूशन मिला वो 6 है, मतलब मेरे पास टोटल 6 आइटम्स मैं बोल सकती हूँ यूनिट सेल के अंदर है ना, सब मिला के। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। ओके, अब एक चीज देखो, अब हमको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए देखो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, इस वाले फिगर में देखो कि भाई सबसे पहले जैसे हम क्या करते हैं, इस ब्लू वाले एटम को लेते हैं, किसको लेते हैं, ब्लू वाले एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए वो क्या होता है कि भाई डायरेक्टली किस किस के साथ लिंक्ड है, तो हम इस ब्लू वाले एटम को लेते हैं। ठीक है, जो नीचे है ना, जो नीचे है। तो ब्लू कलर एटम जो मेरे नीचे है वो मेरे को दिख रहा है डायरेक्टली भाई 5 के साथ लिंक्ड में है ना। 5 नहीं, इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6, 6 के साथ लिंक्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 के साथ वो डायरेक्टली लिंक्ड है, यहाँ से हमको दिख रहा है। ऊपर से वो रेड वाले के साथ कैसे लिंक्ड है, ऊपर इसका क्या है 3 रेड है, तो वो रेड वाले के साथ भी लिंक्ड है, 3 रेड वाले के साथ लिंक्ड है ना, ये तीनों के साथ ये लिंक्ड है। ठीक है, सिमिलरली भाई नीचे भी होगा, ये तो कंटिन्यू होता जाता है ना, नीचे भी होगा कहीं यहाँ पे रेड 3 है ना, यहाँ पे ऐसे करके रेड 3 होगा, फिर उसके बाद फिर से ग्रीन आ जाएंगे, है ना, इसके बाद फिर से यहाँ पे ग्रीन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, बीच में एक ब्लू आ जाएगा, है ना, बीच में एक यहाँ पे ब्लू आ जाएगा ना, तो दिस विल कंटिन्यू, फिर से ये लेयर बन जाएगा, यहाँ पे जो एक लेयर है ना ये वाला, देखो फिर से ये बन गया। ठीक है, सिमिलरली ये चीज बन गया, अभी फिर से ये बनते हुए नीचे चलेगा ऊपर चलेगा। तो मेरा कौन सा वो है, मेरा ये इसका देखूंगी मैं, तो इसका मेरे को दिख रहा है भाई डायरेक्टली ये इन 6 एटम्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इन 1 2 3, ये 3 रेड एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सिमिलरली ये 2 3 इन 3 एटम्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, 3 रेड एटम नीचे के है ना,
तीन रेड एटम नीचे के जिनके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली 6 7 8 9 10 11 12 के साथ वो कनेक्टेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 12, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 12। आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, बस यही था आपका एचसीपी, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 12 आ गया, नंबर ऑफ यूनिट्स एटम्स पर यूनिट सेल 6 आ गया। पैकिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो पैकिंग फैक्टर निकालने के लिए वॉल्यूम वगैरह चाहिए, है ना, तो इसका पैकिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो अच्छा देखो, पैकिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स इनटू क्या करते हैं, नंबर ऑफ जितने एटम्स है इनटू एक एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसका थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, है ना। इसका क्या आएगा, देखो अगर मेरे को उसका वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूँगी, टोटल मेरा जितना एरिया ऑफ बेस है इनटू हाइट कर दूंगी। हाइट मैंने सी माना था, क्या माना था, सी माना था ना, तो मेरा हाइट तो सी हो गया। एरिया ऑफ बेस कितना होगा, पूरे बेस का एरिया, तो मेरा पूरा बेस इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब कि 6 ट्राइंगल्स का एरिया सेम है, तो मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के इंटू 6 कर देती हूँ। नीचे वाला प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर 6 इक्वल एंगल्स, इक्वल ट्राइंगल्स बोल सकते हो, है ना। तो मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के इंटू 6 कर देती हूँ, तो मेरे को 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल ही क्या है, इस पूरे बेस का वो, ठीक है, पूरे बेस का वॉल्यूम। तो यहाँ पे एरिया है ना, तो मैं एरिया ऑफ बेस अगर मैं निकालूँ तो मैं क्या करूँगी, 6 इंटू एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल अभी मेरे को निकालना है इंटू सी, सी तो मेरा हाइट हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं कैसे निकालूंगी, जैसे मैं इस पी क्यू आर जो मैंने पहले लिया इस ट्राइंगल को ही लूंगी, तो मेरा ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी ए, ठीक है। और मैंने क्या किया था, आर एक्स ड्रॉ किया था, है ना, जो मिडिल में आता था। आर एक्स का वैल्यू कितना आया था मेरा आर एक्स का वैल्यू a√3/2 आया था। और किसी भी ट्राइंगल का जब हमको एरिया निकालना होता है हम क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट, है ना, तो बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ए इज बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए इंटू दिस हाइट, है ना। तो यहाँ से मेरे को ट्राइंगल का एरिया मिल गया, ठीक है। तो बस 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये सब्सटीट्यूट कर दूंगी, इंटू सी लिख लूंगी, और सी और ए में मेरे को रिलेशन पता है तो वो भी मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगी। बस यहाँ से मेरे को वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया। अब मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बाद नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना निकाला था हमने, 6 निकाला था, है ना। बस तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मेरे कितने हो गए, मेरे हो गए, देखो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, हाँ क्या करते थे हम लोग, इतना इतना याद रखो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मिल गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते थे एक एटम के वॉल्यूम के साथ, ठीक है। जितने नंबर से उसको हम लोग एक एटम के वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr3, बस हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन हमने ये लिख लिया, दोनों चीज़ हमको मिल गया। दोनों चीज़ मिलने के बाद क्या कहते हैं, आर को हम लोग ने ए से सब्सटीट्यूट कर दिया, नीचे भी ए का टर्म है, कट जाएगा, कट कटा के 74% आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर, है ना। डायमंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये एक डायमंड का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये एक नॉन ब्रेवियस स्ट्रक्चर है। नॉन ब्रेवियस क्या होता है, जैसे मान लो हमने यूनिट सेल्स देखा था, है ना, यूनिट सेल्स बहुत सारे लेटिस पॉइंट्स देखे थे हमने उसमें, सबसे पहले जब हम ये इस चैप्टर को पढ़ते हैं हमने बहुत सारे लेटिस पॉइंट्स देखे थे। अब ब्राविस लेटिस एक ऐसा लेटिस होता है कि मैं किसी भी पॉइंट से देखूं तो मेरे को पूरा लेटिस सेम दिखना चाहिए। मतलब अगर मैं इस पॉइंट से व्यू करूं, मेरे को भी पता है ये लेटिस पॉइंट्स एकदम चले जाते हैं, इधर से भी चल रहे हैं, इधर से भी चल रहे हैं, मतलब ये चलता हुआ जाता है ना, ये ऐसा नहीं कि इतना तक है, ये उधर भी एक्सटेंड कर रहा है, इधर भी एक्सटेंड, इधर भी एक्सटेंड, इधर भी एक्सटेंड, तो पूरे हर जगह से मैं देखूं तो मेरे को सेम नजर आएगा। तो मैं इस पॉइंट से भी देखूं तो मेरे को सेम नजर आएगा, मैं किसी और पॉइंट से देखूं तो भी मेरे को सेम नजर आएगा। ये हमारा ब्राविस लेटिस होता है। पर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेम नहीं दिखता, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेम नहीं दिखता, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन ही कुछ ऐसा है। तो पर हम लोग नहीं चाहते कि नॉन ब्राविस लेटिस हो, हम लोग प्रेफर करते हैं ब्राविस लेटिस। तो इसको ब्राविस लेटिस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि भाई ये जो मेरे कार्बन एटम्स जो कि अभी दिख रहा है कि सेम एटम से बने, मतलब मोनो एटमिक है, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई ये डाई एटॉमिक है, मतलब कि भाई जो यहाँ पे सारे ब्लू एटम्स सेम
काइंड के थे, हम मान लेंगे कि सारे ब्लू एटम्स नहीं है, कुछ ब्लू एटम्स है एंड कुछ रेड कलर वाले अलग एटम्स है। सेम ओरिएंटेशन है, बस एटम्स चेंज कर दिया हमने। सारे ब्लू थे ना, उसमें तीन चार हमने क्या कर लिए, रेड ले लिया। अब ये रेड एटम क्या है, सब ही कार्बन एटम है, बट दो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स आप बोल सकते हो। अब ये जो मेरा स्ट्रक्चर बनता है वो एक ब्रावी स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मेरा ब्रावी स्ट्रक्चर बन गया। ब्रावी स्ट्रक्चर जैसे ही मेरा बना, अभी क्या करेंगे देखो। हाँ, अभी ये वाला होता है मेरा डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर देखो तो ये बॉडी डायगोनल जो है, जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है, ये हमारा बॉडी डायगोनल होता है। बॉडी डायगोनल का जो वैल्यू है वो वो कितना है, वो तो हमको पता है, ये पूरा बॉडी डायगोनल है, ठीक है, ये पूरा बॉडी डायगोनल है, √3 है ना। अब इस बॉडी डायगोनल का अगर मैं सिर्फ इस ब्लू से इस रेड एटम तक का डिस्टेंस मांगू, तो ये 1/4 है पूरे बॉडी डायगोनल के। ये कितना है, ये ब्लू से रेड वाला 1/4 है पूरे बॉडी डायगोनल के, ठीक है। इतना भी हमको समझ में आ रहा है। ओके, अब हम लोग एक चीज देखते हैं। हाँ, ये वाला क्या है मेरा 8 कॉर्नर एटम्स है। अब हम लोग एक बार स्ट्रक्चर को अगर देखें तो यहाँ पे मेरे 8 कॉर्नर एटम्स आपको दिख रहे होंगे, साथ में आपको 6 फेस सेंटर्ड एटम्स। ये जो ब्लू वाले एटम्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले सारे फेसेस में है। जो जितने भी आपको ब्लू कलर वाले एटम्स दिख रहे हैं, सारे अपने अपने फेसेस पे है। तो जब 6 फेस सेंटर्ड एटम्स होते हैं, 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो FCC होता है। इसलिए डायमंड स्ट्रक्चर को हम लोग एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, इतना हो गया। अब उसके बाद देखो, अगर मैं इसको मान लूँ x है ना, और वो रेड एटम को मान लूँ z, ठीक है, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट्स में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा x वाले को अगर मैं मान लेती हूँ 0 0 0 है ना, तो मेरा z वाला कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं एग्जैक्ट वेक्टर लिखूँ तो ये 1/4 a/4 i a/4 j a/4 k हो जाएगा। अब इसका जब आप वैल्यू निकालोगे ना, तो वो कितना आ जाएगा, देखो √3 a/4। ये क्या बोला था मैंने, इसका वैल्यू कितना आ गया, √3 a/4। अब 1/4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब x डायरेक्शन में ये a/4 जा रहा है, और y डायरेक्शन में ये a/4 जा रहा है, और z डायरेक्शन में ये a/4 जा रहा है। अब इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये पूरे बॉडी डायगोनल का 1/4 हो जाएगा, मतलब √3a का 1/4 है ना। यहाँ पे मैंने a/4 क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे x में जा रही हूँ तो a/4 आ रहा है, y में जा रही हूँ तो a/4, z में जा रही हूँ तो a/4। ये इस चीज को दर्शाता है। जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो पूरे बॉडी डायगोनल का 1/4 आ जाएगा, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो मेरा एग्जैक्ट यहाँ से निकल गया। ओके, एक और चीज आपको दिख रहा होगा कि ये जो एग्जैक्ट है, ये एक एटम और ये एक रेड वाला एटम है ना, ये मेरा कॉर्नर एटम और ये मेरा रेड वाला एटम, ठीक है। ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही तो जाता है ना पूरा बॉडी डायगोनल। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये R और ये R है ना, ये 2R किसके बराबर आ जाएगा, ये 2R बराबर आ जाएगा अभी जो हमने निकाला 1/4 ऑफ द, पूरा तो बॉडी डायगोनल था, पूरे बॉडी डायगोनल का कितना आ जाएगा, √3 a/4। तो यहाँ से मेरे को A और R में एक रिलेशन मिल गया, जो हम सबसे पहले निकालते हैं ना। तो हमको क्या मिल गया, A और R में एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। ये मेरे को A और R में एक रिलेशन मिल गया, यहाँ से A 8R/√3 आ गया। अब ये आने के बाद हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लैटिस। अब वॉल्यूम ऑफ लैटिस क्या होगा, वो तो A³ होगा, है ना। फेस सेंटर क्यूबिक जैसा है, तो वॉल्यूम ऑफ लैटिस, पूरा लैटिस का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा, A³ और A³ अगर मैं इसको क्यूब करूंगी तो इतना आ जाएगा। अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इसके लिए अच्छा बंद हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखो, फिगर में देखो, सबसे पहले देखो ये एक FCC है, राइट। ये एक FCC है, तो हमको पता है ये जो पूरा डायमंड का स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा, ये फुल FCC है, फुल FCC है। प्लस जस्ट एक चीज यहाँ पे इंक्लूडेड है कि 4 रेड वाले एटम्स है, 4 रेड वाले एटम्स है, जो पूरे पूरे अंदर है, उनका पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन अंदर है, ये हमको दिख गया। FCC का नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो हमको पता है 8 एटम कॉर्नर से एक
एक एटम का जो एक कॉर्नर वाले एटम का जो कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर होता है वो 1/8 होता है, 1/8 पोर्शन इसके अंदर होता है। टोटल 8 एटम्स है तो 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 6 फेज एटम्स होते हैं और एक फेज एटम का आधा हिस्सा अंदर होता है, तो आधा हिस्सा इंटू टोटल जितने फेस एटम्स है 6 हो गए, ठीक है। प्लस ये मेरे पूरे एफसीसी का आ गया है ना, प्लस 4 रेड वाले एटम्स जो पूरे पूरे अंदर है, तो 1 इंटू 4 पूरा पूरा ये अंदर है, तो पूरा पूरा इन चारों को मैं काउंट करूंगी। तो मेरा टोटल कितना आ गया देखो, इससे 1 आ गया, इससे 3, 3 + 1 4, 4 + 4 8, कितना आ गया मेरा 4 + 4 8, है ना। तो यहाँ से मेरा ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मेरा आ गया 8। अब मेरे को वॉल्यूम निकालना है। याद करो वॉल्यूम क्या करते थे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, है ना, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो भाई हमको पता है तो कार्बन ही डिफरेंट टाइप होने से है तो कार्बन ही, तो इनका रेडियस भी सेम रहेगा, तो ये 4/3 πr³ होगा, है ना। तो 4/3 πr³ एक एटम का वॉल्यूम इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इंटू 8 कर दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लेटिस, है ना। ये सिंपल होता है हमारा पैकिंग फैक्टर, इतने टाइम से हमने इसको निकाला है तो इतना हमको पता होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो वॉल्यूम ऑफ वो मिलता है, यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम निकलता है, सॉरी पैकिंग फैक्टर जो निकलता है किससे, क्या करेंगे हम, जितने नंबर ऑफ एटम से 8 इंटू 4/3 πr³ कर देंगे, डिवाइडेड बाय जो मेरा वो आया, कितना आया e³ कितना आया, अगर मैं देखूँ e³ आया 8r/√3³ है ना, 8r/√3 होल क्यूब। तो मैं लिख दूंगी बस 8r/√3³। अब यहाँ से मेरा r³ चला जाएगा, जो पैकिंग फैक्टर आपका आता है लगभग 34% आता है, मतलब इसका पैकिंग फैक्टर बहुत कम होता है, ठीक है। ये आपका